हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफल गुरुजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10th रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 अम्ल, क्षार तथा लवण यानी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, तो इसलिए हम आपको ये फास्ट ट्रैक रिवीजन कराना है। मतलब जो भी आपके काम की चीज़ें वही बताई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अम्ल किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर आप तो डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट कर। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आहिर्नियस के अनुसार, मतलब आहिर्नियस साइंटिस्ट के अनुसार, वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है दोस्तों, जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है HCl है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही है अम्ल है, तो इसको जब तोड़ते हैं तो ये H+ और Cl- प्रदान करता है। तो जब धनायन बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ धनायन बनाएगा, तो ये कहलाएगा अम्ल। ठीक है दोस्तों। और क्या कहते हैं, इसी का उल्टा होता है वो क्षार। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा कि आहिर्नियस के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी OH- आयन देते हैं, वो कहलाते हैं क्षार। ठीक है दोस्तों, वो क्षार कहलाते हैं। इसका जैसे देखिए एक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो ये बनाएगा Na+। ठीक है दोस्तों, और ये OH- बनाता है ना, OH-, तो हाइड्रोक्साइड पे माइनस यानी ऋणायन प्रदान करेगा, तो इसे क्षार समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अम्ल अम्ल समझ में आ गया, क्षार समझ में आ गया। अब देखते हैं सूचक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, तो सूचक एक प्रकार का रंजक होता है। ठीक है दोस्तों, या रंजकों का मिश्रण होता है जो अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति का पता लगाता है। जैसे देखो देखो दोस्तों, लिटमस पेपर होता है जो, उसमें अम्ल अम्ल जब डालेंगे, नीले लिटमस पेपर को जब अम्ल में डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लिटमस पत्र की मदद से पता लगा सकते हैं कि किसी वस्तु में अम्ल उपस्थित है कि क्षार उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आ गया मतलब सूचक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, देखिए सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं। तो सार्वत्रिक सूचक मतलब ये होता है एक प्रकार का, ये भी सूचक ही होता है। ये सभी सूचकों का मिश्रण होता है। मतलब जैसे जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, फिनाप्थिलीन आदि आदि सूचकों का सबको एक ही मिला दिया जाता है और एक सूचक तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको किसी में भी डालेंगे तो वह भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि उसको अम्ल में डालेंगे दूसरा रंग प्रदर्शित करेगा, क्षार में डालेंगे तो उसके ऐसा प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों, मतलब जैसे कि हर एक मतलब पदार्थ का बताएगा कि यह क्या चीज़ है, अम्ल है, क्षार है, अनेक चीज़ें क्या बताए, सब कुछ बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, तो जब अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये अम्ल अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे, क्षार को, तो वह क्षार जो है अम्ल के भाव को उदासीन कर देगा, और उदासीन कर देगा मतलब इसको लवण तथा जल में परिवर्तित कर देगा। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका गुण को नष्ट कर देगा, अम्लता को गुण को नष्ट कर देगा। तो देखिए, जब अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, NaOH+HCl। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा NaCl, यानी ये हो गया लवण। ठीक है दोस्तों, लवण हो गया, और ये हो गया प्लस H2O बनेगा, यानी जल। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी याद रख लीजिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता ये है कि जब अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, और जो क्षार है वो अम्ल के गुण को उदासीन कर देता है, मतलब उसका अम्लीयता का गुण नष्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया।
और दोस्तों जो मैंने आपको ये रिएक्शन लिखवाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का, तो इन दोनों के रिएक्शन से ये जो NaCl लवण बन रहा है, यही क्या कहते हैं कि इसी को साधारण नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, और इसी का हम अपने भोजन में यूज करते हैं, इसी को खाने का NaCl का ही। तो कभी पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि मतलब हम खाने में कौन सा नमक यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे सोडियम क्लोराइड या फिर साधारण नमक। ठीक है दोस्तों, और सूत्र पूछेगा तो NaCl। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब शुष्क बुझे हुए चूने में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तब CaOCl2 कैल्शियम CaOCl2 यानी इसका ये विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई है, फिर से लिख देता हूँ CaOCl2। ठीक है दोस्तों, यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और साथ में पानी का भी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछेगा आपके एग्जाम में कि विरंजक चूर्ण की निर्माण विधि लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखेंगे, पहले हिंदी में लिखेंगे कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है और इसका समीकरण निम्नवत है, और फिर आप इस समीकरण को लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसी तरह लिखेंगे तो। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बस मेन टॉपिक ही दिखाया जाता है, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, तो ये बन गया कैल्शियम ये सॉरी दोस्तों, बार बार कैल्शियम बोल दे रहा हूँ, ये विरंजक चूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और ये पानी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग जो होता है वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा व लॉन्ड्री में साफ कपड़ों को विरंजक के लिए तथा पीने के पानी में रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में तथा लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री के साफ कपड़ों को विरंजक के लिए तथा पीने की पानी में रोगाणु नाशक के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे देखिए कि आपके जो छत पे टंकी होगी, जो पानी वाला टैंक होता है, उसमें जब कभी कभी मतलब काई लग जाता है, ठीक है, तो काई लग जाता है तो उसमें विरंजक चूर्ण डालकर उसको साफ़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पानी की वजह से जब उसमें काई जम जाती है तो उसको विरंजक चूर्ण डालकर ही, ब्लीचिंग पाउडर से ही साफ़ किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है और बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में यानी नमक के विलयन में NaCl में जब पानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3, ठीक है दोस्तों, NH3 प्रवाहित की जाती है, तब हमारा बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बनता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनता है, और फिर बनता है हमारा NaHCO3। ठीक है दोस्तों, NaHCO3 यानी CO3 है सर, ठीक है, ठीक है दोस्तों, CO3 है, तो यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है, तो NaCO3 यानी बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यही है बेकिंग सोडा। ठीक है दोस्तों, ये 3 है, इसको ध्यान रखिएगा, सोडा। तो दोस्तों आप जब एग्जाम में पूछेगा कि बेकिंग सोडा की निर्माण विधि लिखिए, तो आप लिखेंगे जब सोडियम क्लोराइड में जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया प्रवाहित करते हैं, तब अमोनियम क्लोराइड व बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इस प्रकार से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इसका समीकरण निम्नवत है, और समीकरण लिख देंगे ये वाला। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ये समीकरण लिख देंगे। अब इसका उपयोग देख लेते हैं कि उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए उपयोग लिख लेता हूँ, फिर समझा देता हूँ। तो दोस्तों इसका उपयोग पाव, रोटी व केक की फैक्ट्री में किया जाता है, फैक्ट्री अथवा बेकरी, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब जैसे देखिए स्पंजी बनाने में मुलायम, जैसे हम लोग घर पे पुआ बनता है तो उसमें सोडा डालते हैं, मालपुआ बनता है या फिर पकवान बनता है तो उसमें सोडा डालते हैं, ताकि किस लिए डालते हैं, ताकि जो उसका आटा हो स्पंजी हो जाए, ठीक है दोस्तों। और पुआ जो है अच्छे से फूले, मालपुआ जो है वो अच्छे से फूल जाए। उसी तरह से पाव रोटी में भी आपने देखा होगा, बर्गर जैसा जो रहता है उसको पाव रोटी बोलते हैं। ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे गोल सा ऐसे रहता है, ऐसे टाइप। तो इतना फूला कैसे है, आखिर है तो वो भी आटा ही, वो भी आटा और मैदे का मिश्रण ही तो है। तो फूला किसकी वजह से, बेकिंग सोडा की वजह से, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का निर्माण कभी पूछेगा तो पाव रोटी व केक की बेकरी में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है, यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे कर देता हूँ। देखिए धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा का, ठीक है दोस्तों, धोने वाला सोडा का। तो इसका जब निर्माण होता है तो जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है दोस्तों, में H2O यानी जल प्रवाहित किया जाता है तो बनता है Na2CO3 डॉट 10H2O बनता है, ठीक है दोस्तों, 10H2O। इसको संतुलित कर लेते हैं, यहाँ पे भी 10 लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी तो 10H2O बनता है। तो इसी को बोलते हैं धावन सोडा। यानी पूछेगा कि धावन सोडा का निर्माण विधि लिखिए बच्चों, तो लिखेंगे आप कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में जब H2O मिलाया जाता है, H2O के 10 अणु मिलाए जाते हैं, पानी के 10 अणु, तब Na2CO3 डॉट 10H2O यानी धावन सोडा का निर्माण होता है। तो यहाँ लिख लीजिए सोडियम कार्बोनेट, समझने के लिए आपके लिख दे रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया पानी यानी जल, जल भी लिख सकते हैं, मैंने पानी लिख दिया है, आसान भाषा में समझने में रहेगा। और ये हो गया धावन सोडा, ठीक है दोस्तों आपको एकदम आसानी से चैप्टर ख़त्म करा रहा हूँ, ताकि जो जो आपकी मेन की चीज़ है, मेन चीज़ें वही आएंगी, जो वही आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों और आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी हमारे सेकंड चैनल सफल गुरुजी प्रिपरेशन पे आएगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो इसका उपयोग देखते हैं, धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, तो इसका उपयोग होता है धोने के सोडे का उपयोग कांच उद्योग में, कांच उद्योग में, उद्योग दोस्तों, तो आपकी बुक में भी दिया होगा, इसका उपयोग आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूछता है, ठीक है दोस्तों। कांच उद्योग में, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है इसका उपयोग, साबुन एवं कागज उद्योग में, घरों की साफ सफाई में, घरों की साफ सफाई में आदि, ठीक है दोस्तों, बहुत जगह यूज होता होगा। तो आप लोग को जो आसान लगे अपनी बुक से देखकर याद कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो आप लोग को इतना कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे सेकंड पेज चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पक्का पूछेगा, मैं लिख कर देता हूँ, ये पक्का पूछेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसको पक्का से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जितना मैंने ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा ऐसे लिखवाया है, उसका सूत्र याद कर लीजिएगा कैसे बनता है और उसका सूत्र क्या है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये पूछता है दोस्तों, इसमें तो कोई ना कोई एक पूछेगा ही, मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है 10th का, तो पूछता है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है दोस्तों, ये इसका रासायनिक नाम है। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है दोस्तों, इसे ही बोलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है दोस्तों। तो इसका निर्माण कैसे होता है आखिर, तो देखिए जब हम जिप्सम, ठीक है दोस्तों, जस्ता यानी
जिप्सम को जो जब हम 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। दोस्तों ये बार बार आधा प की जगह पूरा प लिखा जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, निर्माण होता है। अब इसका सूत्र देखिए, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ठीक है दोस्तों, CaSO4.2H2O। और इसको जब हम ऊष्मा प्रदान करेंगे 373 केल्विन की, ठीक है दोस्तों, 373 केल्विन की जब ऊष्मा इसमें प्रदान करेंगे तो ये बनाएगा CaSO4.12H2O। ठीक है दोस्तों, CaSO4.12H2O यानी जिप्सम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा और साथ में जल भी प्रदान करेगा 3/2H2O। ठीक है दोस्तों, 3/2H2 दिख नहीं रहा है आपको, देखिए इधर कर दीजिए, CaSO4.12H2O और 3/2H2O बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया जिप्सम का सूत्र, जिप्सम, और इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो आप लोग जानते हैं, POP भी बोल सकते हैं इसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया जल। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये हो गया CaSO4.12H2O। तो दोस्तों देखिए, अब पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम को कैसे फिर से बनाएंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप लिख देंगे डायरेक्ट CaSO4। कुछ अतरंगी टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो उसके लिए बता दूं CaSO4.12H2O प्लस इसमें वही 3/2H2O जल मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, 3/2H2O को जल को मिला देंगे तो ये बन जाएगा जिप्सम CaSO4.2H2O। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में POP में जब जल को मिलाएंगे तो बनेगा क्या, जिप्सम। ठीक है दोस्तों, जिप्सम बनता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसका सबसे मेन जो उपयोग है वो है, बता रहा हूँ, वो है टूटी हड्डियों को जोड़ने में डॉक्टर इसका प्रयोग करता है। टूटी हड्डी को जोड़ने में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो प्लास्टर होता है जब टूट जाती है हड्डी तो जो डॉक्टर प्लास्टर करता है उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका उपयोग जो है, सेकंड उपयोग, खिलौने तथा सजावट के सामान बनाने में भी होता है। खिलौने तथा सजावट के सामान बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि समझ गए, कि उपयोग समझ गए इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा निर्माण विधि और इसका उपयोग। दोस्तों तो यही आपका था लास्ट टॉपिक, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही। अब आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर का जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था मैंने पूरा एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स जरूर करेंगे। इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ऐसी वीडियोज़ को और देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में